नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपके समक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसमें तथ्यों का बहुत बड़ा भंडार है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के भाग 2 के अंतर्गत सबसे पहले हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य, जैसा कि हमने पहले बताया है आपको कि पुरातत्व यानी उत्खनन और खुदाई से प्राप्त साक्ष्य जो होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य अथवा स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय व प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य और स्रोत में क्या क्या आता है, तो जैसे पहला है अभिलेख, फिर सिक्के, स्मारक, भवन, चित्रकला, अवशेष, मूर्तियाँ और स्तूप। इनके अंतर्गत इन सभी के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या है? अभिलेख वह है जो पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। तो आप समझ गए कि अभिलेख क्या है कि पत्थर अथवा धातु की सतह पर जो उत्कीर्ण किए जाते हैं पाठन सामग्री, वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख पर वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, नासत्य, अश्विनी कुमार आदि के नाम खुदे हुए मिलते हैं। अभिलेख के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन पर एक बार हम नजर डालते हैं। तो अभिलेख अधिकतर पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे हैं। दूसरा पॉइंट, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? पूरा लेखा शास्त्र, जिसको इपिग्राफी भी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र, जिसको हम इपिग्राफी भी कहते हैं। पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पूरा लिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी। पुराने दस्तावेज की जितनी प्राचीन तिथि का अध्ययन है उसको हम क्या कहेंगे? पूरा लिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। मुहरों, स्तूपों, ईंटों, मूर्तियों और मंदिर की दीवारों पर भी अभिलेख खुदे हुए हैं। और सबसे अधिक संख्या में प्राचीन अभिलेख किसके शासनकाल में मिले हैं? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। यह कौन वंश था? तो मौर्य वंश। अभिलेख 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः, यह भी हमको जानना जरूरी है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वह मुख्यतः किन किन लिपियों में मिले हैं। तो ये ब्राह्मी, खरोष्टी तथा आर्मेइक लिपियों में मिले हैं। खरोष्टी लिपि किधर से किधर, किस दिशा से किधर लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों पर भी हम नजर डालेंगे। तो यह किन किन शासकों के समय कौन कौन अभिलेख मिले, उसके बारे में यह जानकारी है। तो समुद्रगुप्त के समय प्रयाग स्तंभ लेख, प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में ग्वालियर अभिलेख, यशोवर्मन कहाँ के नरेश थे? मालवा के नरेश थे, तो इनके समय में मंदसौर अभिलेख मिले थे। उसके बाद गौतमी बलश्री, इनके शासनकाल में क्या मिले? नासिक अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के समय एहोल अभिलेख। विजय सेन जो बंगाल के शासक थे, देवपाड़ा अभिलेख मिले। खारवेल जो कलिंगराज थे, वो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला था इनके शासनकाल में। स्कंदगुप्त के समय में भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन के समय जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सब पर हमको ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ अब हम इनके बारे में कुछ जानकारियाँ भी ले लें कि ये कौन से अभिलेख में क्या क्या मिला। तो कलिंगराज खारवेल के समय हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें क्या मिला था? भारतवर्ष शब्द खुदा मिला है। भारतवर्ष शब्द इसमें खुदा मिलता है। फिर सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यह प्रश्न हमेशा बार बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया और वह किस लिपि में अभिलेख था। तो ब्राह्मी लिपि में था और सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख कौन सी भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में हैं। गुप्त काल तथा इसके बाद पाए गए अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। गुप्त काल के पहले वाले अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, लेकिन उस समय
और उसके बाद जो पाए गए अभिलेख है वह किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। सोहगौरा अभिलेख सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से हमें मिलती है? तो सोहगौरा अभिलेख है। भीतरी स्तंभ से सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी मिलती है। हून आक्रमण की जानकारी, ये तो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ से। राजा भानु गुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के तत्कालीन समाज में अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है। राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के तत्कालीन समाज में अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है। ये जितने भी अभिलेख हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी अभिलेख से प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। हमने प्रश्न 4 तक भाग 1 में जो पढ़ा था, उसके बाद भाग 2 में हम प्रश्न 5 से पढ़ेंगे। अभिलेख से संबंधित प्रश्न है जो बहुविकल्पीय हैं। पहला प्रश्न हमारा है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत इसमें कौन कौन है? पहला ऑप्शन है मुद्रा शास्त्र का अध्ययन, दूसरा है अभिलेखों का अध्ययन, तीसरा है स्थापत्य कला का अध्ययन, चौथा मूर्तिकला चित्रकला का अध्ययन। इसका सही आंसर क्या है? अभिलेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किस काल में पाए गए जिन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई? अभी हमने जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ी गई अभिलेख के बारे में जानकारी हासिल किया। तो वही अभिलेख हैं, सम्राट अशोक के काल में मिला था। पहला हमारा दिया है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा सातवाहन काल। तो सम्राट अशोक किस काल के शासक थे? मौर्य काल के। तो हमारा सही आंसर क्या है? सी, मौर्य काल। अगला प्रश्न हमारा है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख शास्त्र, दूसरा अभिलेख शास्त्र, तीसरा पुरालेख शास्त्र, चौथा उपयुक्त सभी। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र। अगला प्रश्न हमारा है सर्वाधिक पुराने अभिलेख खुदे मिले हैं। सर्वाधिक पुराने अभिलेख कहाँ खुदे मिले हैं? तो पहला हमारा है ऑप्शन प्रस्तर पर, दूसरा ऑप्शन है ताम्र पत्रों पर, तीसरा है कागज पर, चौथा है मिट्टी की मोहरों पर। प्रश्न हमारा था, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, सर्वाधिक पुराने अभिलेख खुदे मिले हैं प्रस्तर यानी पत्थर पर। सर्वाधिक अभिलेख उस समय किस पर मिलते थे? कठोर चट्टान पर, पत्थरों पर। तो पहला हमारा आंसर सही होगा प्रस्तर पर। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में सर्वाधिक अभिलेख सुरक्षित रूप में कहाँ रखे गए हैं? वर्तमान समय में सर्वाधिक अभिलेख सुरक्षित रूप में कहाँ रखे गए हैं? तो इस पहला ऑप्शन है दिल्ली संग्रहालय, दूसरा इलाहाबाद संग्रहालय, तीसरा मैसूर स्थित पुरालेख शास्त्री के कार्यालय, चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो सर्वाधिक अभिलेख हमारे सुरक्षित रखे गए हैं मैसूर स्थित पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पढ़ने योग्य अभिलेख किस शासक ने खुदवाया? सबसे प्राचीन पढ़ने योग्य अभिलेख तो हमने अभी पढ़ा अशोक के अभिलेख के बारे में जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में उसे पढ़ा गया। तो यह सम्राट कौन थे? अशोक। पहला ऑप्शन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य, अगला है अशोक, फिर समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो इसका सही आंसर है अशोक के काल में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे मिले? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हमें मिले थे, पहला ऑप्शन पाली है, दूसरा संस्कृत है, तीसरा प्राकृत और चौथा खरोष्टी। तो हमें सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है प्राचीन प्राकृत भाषा में मिले हैं। अगला है हमारा प्रश्न मौर्य, मौर्योत्तर तथा गुप्त काल के अधिकतर अभिलेख संग्रहित है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकतर अभिलेख संग्रहित है। पहला ऑप्शन है कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम ग्रंथ में, दूसरा हिस्टोरिका में, तीसरा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियनिसी में और चौथा है इंडिका में। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम ग्रंथ में अधिकांश मौर्य और मौर्योत्तर तथा गुप्त काल के अभिलेख संग्रहित हैं। अगला प्रश्न हमारा है अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से कब शुरू हुआ? अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग 3री सदी
ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन दूसरी सदी ईसा पूर्व, तीसरा है प्रथम सदी ईसा पूर्व, चौथा है प्रथम शताब्दी ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरी सदी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख यह किस पर खुदे हुए मिले हैं? तो मोहरों पर। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि संभवतः, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि जो है वह कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, संस्कृत लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख में प्रयुक्त लिपि हमारा है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि यह क्या था? तो इस हड़प्पाई लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई है। इस लिपि में 250 से 400 अक्षर हैं तथा इसमें मूल चिन्ह कितने हैं? 64 हैं और सबसे बड़ा अभिलेख धौलवीरा से मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में किन लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक के अभिलेखों में, तो अशोक के अभिलेखों में पहला ऑप्शन है भाव चित्रात्मक, दूसरा खरोष्टी, तीसरा ब्राह्मी और चौथा है अमेयिक। तो अमेयिक, ब्राह्मी और खरोष्टी तीनों लिपि का तो प्रयोग किया गया है, लेकिन भाव चित्रात्मक का प्रयोग नहीं किया गया है, यह हड़प्पाई संस्कृति में किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग हुआ है? यह हमारा प्रश्न है। पहला है खरोष्टी लिपि, दूसरा ब्राह्मी लिपि, तीसरा अमेयिक और चौथा अपराकृत। तो इन लिपियों के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लें कि यह लिपि क्या है। तो खरोष्टी लिपि जो है उसका प्रयोग 3री से 4थी सदी ईस्वी पूर्व में किया गया। और ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और यह 5वीं से 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाया गया था। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेखों में सर्वाधिक लिपि का प्रयोग हुआ है ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष अशोक के अभिलेख को किस वर्ष पढ़ने में सफलता मिली? पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा 1832, तीसरा 1837 और चौथा है 1822। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 1837। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? पहला तिर्फ थलर, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा मार्शल और चौथा जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें हमारा चौथा आंसर सही है, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, मेरठ स्थित अशोक के एक अभिलेख को किस सल्तनत कालीन शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया? प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। मेरठ स्थित अशोक के एक अभिलेख को किस सल्तनत कालीन शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया? तो दिल्ली में स्थापित कराया था किसने? फिरोज तुगलक ने कराया था, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है फिरोज तुगलक, दूसरा मोहम्मद तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो पहला हमारा आंसर सही है, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, अशोक का वह अभिलेख जिस पर समुद्रगुप्त ने अपना लेख खुदवाया वह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हमारा है मास्की, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा एरागुडी और चौथा है रुम्मनदेई। तो इसके संबंध में हम थोड़ी जानकारी ले लें कि यह प्राग प्रशस्ति था जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ह्वेनसांग द्वारा रचित था और इस लेख को कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। यह स्तंभ कहाँ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद। भारत से बाहर मध्य एशिया स्थित बोगजकोई नामक स्थान से विश्व का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख का समय है, भारत से बाहर मध्य एशिया स्थित बोगजकोई नामक स्थान से विश्व का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख का समय है, पहला ऑप्शन हमारा है 2350 ईसा पूर्व, दूसरा है 1500 ईसा पूर्व, तीसरा है 1400 और लास्ट है हमारा ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व। तो यह जो ऑप्शन हमारा है 1400 ईसा पूर्व, यह सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक कालीन इतिहास को लिखने में सफलता प्राप्त की? प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। किस इतिहासकार, यानी इतिहासकार का नाम पूछ रहा है कि उन्होंने अभिलेखों के आधार पर अशोक कालीन इतिहास को लिखने में सफलता प्राप्त की? लिखने में किसने सफलता प्राप्त की? पहला ऑप्शन है हमारा रोमिला थापर, दूसरा ईश्वरी प्रसाद, तीसरा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, चौथा उपयुक्त कोई नहीं।
तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? पहला ऑप्शन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा है 2री शताब्दी ईस्वी, तीसरा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन हमारा है 9वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी। तो इसमें सही आंसर है इसमें 9वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसके साथ ही आज का यह अभिलेख से संबंधित और पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य से संबंधित भाग 2 हम यही समाप्त करते हैं और अगले भाग 3 में हम पुरातात्विक स्रोत और साक्ष्य के अंतर्गत सिक्के, स्मारक भवन इत्यादि के बारे में प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।